नमस्कार। उड़ान आईएएस अकादमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मैं सुधीर वर्मा आपका पुनः एक बार स्वागत करता हूं। इस समसामयिक श्रृंखला में हमने प्रयास किया है कि हाल फिलहाल की सभी महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को आप तक प्रश्नोत्तर के माध्यम से पहुंचाया जाए। आज का प्रश्नोत्तर प्रारंभ करने के पूर्व आपको बता दें कि पिछले 9 वर्षों की निरंतरता को जारी रखते हुए उड़ान आईएएस अकादमी पुनः एक बार आपके लिए लेकर आया है सीजीपीएससी प्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसके अंतर्गत आपको मिलते हैं न्यूनतम शुल्क में 51 टेस्टों की श्रृंखला तथा उन 51 टेस्ट के अंतर्गत पूछे जाने वाले सभी 5100 प्रश्नों के विषय विशेषज्ञों के द्वारा वीडियो एनालिसिस। साथ ही छात्र हित को ध्यान में रखकर हमारे संस्थान ने कुछ विशिष्ट पुस्तकों का प्रकाशन किया है, जो कि आपके सीजीपीएससी प्री, मेंस और अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। साथ ही ये जो पुस्तकें हैं वो आपको न केवल संस्थान में नज़दीकी पुस्तक घर में आसानी से उपलब्ध हैं। तो हमसे निरंतर जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल उड़ान आईएएस एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। साथ ही सीजीपीएससी प्री, मेंस और अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं संबंधी जानकारी के लिए और उनसे संबंधित वीडियो प्राप्त करने के लिए गूगल प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन उड़ान आईएएस एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी को डाउनलोड करें। तो चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, सरगुजा में प्रस्तावित ट्राइब फूड पार्क की स्थापना किस राज्य प्रवर्तित योजना के अंतर्गत किया जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये ट्राइब फूड पार्क क्या है। ट्राइब फूड पार्क आदिवासी क्षेत्र में स्थापित किया जाने वाला एक प्रसंस्करण केंद्र होगा, जहां पर जो वनोपज हैं उनका संग्रहण किया जाएगा, साथ ही उनका प्रसंस्करण किया जाएगा। इससे 2 लाभ होंगे। एक लाभ होगा आपके जो वनोपज संग्राहक हैं उनको प्रत्यक्ष लाभ होगा, उनके वनोपजों की खरीदी डायरेक्ट की जाएगी, और साथ ही उसका प्रसंस्करण होगा। तो जो वहाँ क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में ये जो ट्राइब फूड पार्क है इसको स्थापित किया जाएगा, वहां पर रोजगार के अवसर जो है वो उपलब्ध होंगे। ठीक है। और ये जो ट्राइब फूड पार्क है इसकी स्थापना की जा रही है वन धन योजना के अंतर्गत। इसको याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है वन धन योजना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा दूसरा प्रश्न है, बोध घाट परियोजना की अनुमानित लागत है। देखिए, बोध घाट परियोजना जो है हाल फिलहाल की बहुत चर्चित टॉपिक्स में से एक रहा है, जो कि दंतेवाड़ा में प्रस्तावित है। आपको पता होगा कि ये जो बोध घाट परियोजना है वो दंतेवाड़ा में प्रस्तावित है, और 3 जिले जो हैं इससे क्या होंगे, लाभान्वित होंगे। कौन कौन से 3 जिले हैं? एक है आपका खुद दंतेवाड़ा, एक है बीजापुर और तीसरा है सुकमा। ये 3 जिले इस योजना के द्वारा लाभान्वित होंगे। साथ ही ये जो योजना है या ये जो परियोजना है उसके द्वारा लगभग 300 मेगावाट की बिजली उत्पादन का भी लक्ष्य रखा गया है। चूंकि ये बहुउद्देशीय परियोजना है ना, तो यहाँ पर मछली पालन भी किया जाएगा, बिजली भी उत्पादित किया जाएगा, सिंचाई के लिए भी यहाँ पर से नहरें निकाली जाएंगी। ठीक। और इसकी जो अनुमानित लागत है वो है 22,653 करोड़ रुपए। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, ये जो परियोजना है ये आपके मेंस के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। कल भी बोला था मैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो हमारा अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया लघु केंद्र के अंतर्गत कितने खेलों को शामिल किया गया है। देखिए, ये जो खेलो इंडिया लघु केंद्र है इसकी स्थापना की जा रही है प्रत्येक जिले में, है ना, अर्थात जिला स्तर पर इसकी स्थापना की जा रही है। क्यों की जा रही है? ताकि जो ओलंपिक है या अन्य कोई अंतरराष्ट्रीय जो स्पर्धा होती है वहां पर भारत को जो रिप्रेजेंट करने वाले खिलाड़ी हैं उनको तैयार किया जा सके। ठीक है। तो इसके अंतर्गत कुल 14 खेलों को शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत आर्चरी है ना, तीरंदाजी है और तैराकी है। इस प्रकार के कुल 14 खेल हैं जो खेलो इंडिया लघु केंद्र के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मांझी योजना का उद्देश्य क्या है। तो आपको बता दें कि ये जो मांझी योजना है ये चलाया जा रहा है कहाँ, आपके बस्तर संभाग में। बस्तर संभाग में आप देखेंगे कि वहां का क्षेत्र जो है बहुत अधिक दुर्गम है, और वहां ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं जो कि आज भी मुख्य मार्गों से क्या है, कटे हुए हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि वहां पर मुख्य मार्ग से जोड़ना इसका लक्ष्य नहीं है। उसका लक्ष्य है जो पहुंच विहीन क्षेत्र है बस्तर संभाग में, वहां पर संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना है। ठीक है। इस चीज को याद रखना कि जो पहुंच विहीन क्षेत्र है, जहां पर मुख्य मार्गों का निर्माण नहीं हो पाया है,
उन स्थलों से या उन क्षेत्रों से मोटर गाड़ी है ना, वाहन है दोपहिया के द्वारा जो गर्भवती महिला है उसको लेकर आया जाता है मुख्य अस्पताल में, ठीक है। और उसके बदले उनको लगभग 400 रुपए से लेके 600 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है, ठीक। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मांझी योजना का उद्देश्य क्या है? पहुंच विहीन क्षेत्रों में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना। क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, दुग्ध उत्पादन और मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में कितने विशिष्ट पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने की योजना प्रारंभ की गई है? ये बोले कि योजना प्रस्तावित है, ठीक। तो ये जो दुग्ध पालन और मत्स्य पालन है ना, इससे संबंधित जो विशिष्ट पॉलिटेक्निक खोलने की बात है, ये बात कही गई थी इस बार जो बजट पेश हुआ था उसमें। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा। और उसमें उन्होंने ये प्रस्ताव रखा है कि राज्य में कुल 3 ऐसे विशिष्ट पॉलिटेक्निक खोले जाएंगे जहां पर दुग्ध उत्पादन और फिशरीज से संबंधित पाठ्यक्रम होंगे, ठीक है। इसके अलावा उद्यानिकी महाविद्यालय की भी एक बात कही गई है। तो याद रखिएगा, बजट में से कुछ सेक्शन है जो कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, उसको हम बाद में तैयार कराएंगे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो हमारा अगला प्रश्न है, तेंदुपत्ता संग्रहण प्रोत्साहन पारिश्रमिक योजना के बारे में सही कथन का चयन करें। आपके पास ऑप्शन है, 17 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों को 240 करोड़ वितरण किया जाएगा, 11.47 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों को 233 करोड़ रुपए वितरण किया जाएगा, 18.47 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों को 290 करोड़ रुपए वितरण किया जाएगा, यह 17.89 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों को 310 करोड़ वितरण किया जाएगा। देखिए, तेंदुपत्ता संग्रहण से जुड़ी हुई ये दूसरी योजना है। हमारे यहाँ तेंदुपत्ता संग्रहण से संबंधित एक योजना हाल ही में 5 अगस्त को प्रारंभ की गई है। आप उसका नाम हमको कमेंट बॉक्स पे बताइए। महेंद्र कर्मा जी के नाम पर है ना। चलिए, तो ये जो तेंदुपत्ता संग्रहण प्रोत्साहन पारिश्रमिक योजना है, इसके अंतर्गत कुल 11.47 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों को कितना वितरित किया जाएगा? 233 करोड़ रुपए वितरित किया जाएगा। आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ये फैक्चुअल प्रश्न है जो कि आपको, अगर आप मेंस का पेपर दे रहे हैं तो आपको ऐसे वाले सेक्शन में बहुत फायदेमंद हो सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो हमारा अगला प्रश्न है, पढ़ई तुहर दुआर योजना अंतर्गत राज्य के कुल कितने बच्चे लाभान्वित होंगे? देखिए, आपको मैं पहले भी बहुत बार पढ़ई तुहर दुआर योजना के बारे में बता चुका हूं। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके अंतर्गत कोरोना संक्रमण काल में जो स्कूली बच्चे हैं उनको शिक्षा के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। या यूं बोले कि कोरोना संक्रमण के काल में स्कूली बच्चों को, जिनकी शिक्षा अभी रुकी पड़ी है ना, क्योंकि स्कूल कॉलेज वगैरह खुल नहीं रहे हैं, तो उनको उनकी शिक्षा को निरंतर बनाए रखने का एक प्रयास है जो कि राज्य शासन के द्वारा किया जा रहा है, ठीक। इसके अंतर्गत कुल 22 लाख जो बच्चे हैं वो लाभान्वित होंगे। याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है और आपके ऐसे में ये अच्छा इंपैक्ट बना सकता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, किन 2 रिसोर्ट्स को वेलनेस सेंटर नेचर केयर सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा? ठीक है, आपके पास ऑप्शन में कुर्दर और नथिया नवागांव रिसोर्ट, मैनपाट और पेंड्रापाट रिसोर्ट, सरोधा दादर और कोंडागांव रिसोर्ट, कुर्दर और सरगुजा रिसोर्ट। देखिए, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैनपाट और पेंड्रापाट रिसोर्ट। ये आपके सरगुजा संभाग में पड़ता है दोनों। वहां पर रिसोर्ट तो तैयार किया ही जाएगा, साथ ही जो प्राकृतिक औषधि जो हमारे भारत में और हमारे छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है, उसके आधार पर नेचर केयर सेंटर भी बनाया जाएगा। या यूं बोल सकते हो कि देखो, यहाँ पर नेचर केयर सेंटर के 2 मतलब है, एक प्रकृति की सुरक्षा करना और दूसरा प्रकृति के माध्यम से मानव जीवन की सुरक्षा करना। तो यहाँ पर ये दोनों ही उद्देश्य जो हैं वो वेलनेस सेंटर नेचर केयर सेंटर के उद्देश्यों में आते हैं। याद रखिएगा इसको, है ना। जो मैन पार्ट है और पेंड्रा पार्ट, यहाँ दोनों जगहों पर वेलनेस सेंटर नेचर केयर सेंटर स्थापित किया जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किस स्थान पर सोलर पावर प्लांट की स्थापना प्रस्तावित है? देखिए, ये क्वेश्चन तो पिछले 6 महीने से चल रहा है कि छत्तीसगढ़ का जो नवा रायपुर है ना, यहाँ पर सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा जिसकी क्षमता कितनी होगी?
10 मेगावाट की होगी। ठीक है, इस डेटा को भी याद रखेंगे और कहां पर स्थापित हो रहा है इसको भी याद रखेंगे। एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक, हो सकता है कि आपको एग्जाम में पूछ दे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिणी छत्तीसगढ़ के किस सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण हेतु राज्य सरकार ने पहल की है? आपके पास ऑप्शन में है निशानगुड़ी, देवगुड़ी, घोटुल और लाल बंगला। तो ये आपका उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, देवगुड़ी। अब ये देवगुड़ी क्या होता है? देवगुड़ी गांव का वह स्थल होता है जहां पर जो ग्राम देवता है उसकी स्थापना की जाती है ना। हर गांव में, जैसे कि ये गांव है तो यहाँ पर गांव के लगभग बीच में क्या होता है? एक ग्राम देवता होता है। ठीक, तो प्रत्येक गांव में ये जो ग्राम देवता है इसके लिए एक चौरा चबूतरा बनाना और वहां पर वृक्षारोपण आदि करना, ये इस पहल का मूल है। या यूं बोले कि इस पहल के द्वारा क्या किया जाएगा, ये जो देवगुड़ी है, ग्राम देवता का जो मंदिर है या जो जहां पर गांव देवता बैठा हुआ है, वहां पर एक चबूतरे का निर्माण करना और वहां पर आसपास वृक्षारोपण करना। आदिवासी संस्कृति को बचाने की तरफ छत्तीसगढ़ सरकार का एक कदम आप मान सकते हैं। ठीक, तो आपका उत्तर यहाँ पर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, देवगुड़ी। ठीक है, बाकी आपको पता ही होगा निशानगुड़ी, असल में वो निशान मुंडा होता है। ठीक, आदिवासी संस्कृति से जुड़ा हुआ शब्द है। घोटुल आपको पता ही होगा, जो माड़िया जनजाति है ना, मुड़िया जनजाति, माड़िया जनजाति, उनका जो युवा गृह होता है वो क्या है? घोटुल है। लाल बंगला क्या है? भुंजिया जो समुदाय है हमारे यहाँ, भुंजिया जनजाति है, उनके रसोई घर को बोलते हैं। ठीक, तो ऐसे शब्दावली भी आपके एग्जाम में आते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक, तो ये थे हमारे आज के समसामयिक श्रृंखला के कुल 10 प्रश्न और उनके आंसर कीज। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।